नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 3 अक्टूबर और चलिए जानते हैं 3 अक्टूबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। हालांकि मेरे संज्ञान में आज कोई विशेष दिवस नहीं है, तो चलिए सीधे बढ़ते हैं करंट अफेयर्स के सेशन की तरफ। तो यहाँ पे आज का पहला अपडेट है, निम्न में से किसे हाल ही में भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है आर वेंकटरमणी, ऑप्शन बी है मुकुल रोहतगी, ऑप्शन सी है के वेणुगोपाल और ऑप्शन डी है अल्पेश मिस्त्री। तो यहाँ पर जानते हैं कि वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणी भारत के नए अटॉर्नी जनरल बनाए गए हैं। बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। यह देश का सर्वोच्च विधिक अधिकारी और केंद्रीय कार्यपालिका का एक अंग होता है। अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करने का काम मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। महान्यायवादी के तौर पर नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कुछ योग्यता रखनी होती है, जैसे कि वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, यानी कि वह भारत का नागरिक हो, उसे हाई कोर्ट के जज के रूप में काम करने का 5 साल का अनुभव हो, या किसी हाई कोर्ट में वकालत का 10 साल का अनुभव हो, या फिर राष्ट्रपति के विचार में वह कानूनी मामले का जानकार हो। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत का नया अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका सही ऑप्शन होता है ए आर वेंकटरमणी। आज का अगला प्रश्न है, गरुण अभियान जो सुर्खियों में है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है ये 5 परमाणु संपन्न देशों के साथ वायु सैन्य अभ्यास है, ऑप्शन बी वनों की आग पर नियंत्रण से है, ऑप्शन सी मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए, और ऑप्शन डी रेलवे यात्रा के दौरान अपराधों को रोकने से है। तो यहाँ पर जानते हैं कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ मादक पदार्थों का धंधा करने वाले नेटवर्क को नेस्तो नाबूद करने के लिए एक कई चरण वाला गरुण अभियान चलाया है। सीबीआई, इंटरपोल और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के साथ तालमेल कर विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में विशेष अभियान चला रही है। गरुण अभियान का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर मादक पदार्थों का धंधा करने वाले, उनके उत्पादन क्षेत्र और इस काम में मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना है। अभियान के दौरान देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारियां की गई हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि गरुड़ का संबंध किससे है, तो आपका सही ऑप्शन होता है सी मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए, और इसे चलाया जा रहा है सीबीआई के द्वारा। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एसडीजी अधिक टिकाऊ खपत और उत्पादन पैटर्न को प्रोत्साहित करता है जो बदले में भोजन की बर्बादी को कम करता है? ऑप्शन ए है एसडीजी 5, ऑप्शन बी है एसडीजी 10, ऑप्शन सी है एसडीजी 12 और ऑप्शन डी है एसडीजी 16। तो यहाँ पर जानते हैं कि सतत विकास लक्ष्य 12 पर्यावरण के लिए विषाक्त सामग्री के प्रबंधन पर विशिष्ट नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय समझौता सहित विभिन्न उपायों के माध्यम से अधिक टिकाऊ खपत और उत्पादन पैटर्न को प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सा एसडीजी यानी कि सतत विकास लक्ष्य अधिक टिकाऊ खपत और उत्पादन पैटर्न को प्रभावित करता है, तो सही ऑप्शन होता है आपका सी एसडीजी 12 यानी कि सतत विकास लक्ष्य 12। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संगठन आधुनिक दास्ता रिपोर्ट के लिए 2021 वैश्विक अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन सी है विश्व आर्थिक मंच और ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो जानते हैं यहाँ पर कि आईएलओ और वाक फ्री फाउंडेशन ने आईएमओ के सहयोग से संयुक्त रूप से 2021 ग्लोबल एस्टिमेट्स फॉर मॉडर्न स्लेवरी रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आधुनिक दास्ता के लिए रिपोर्ट 2021 का वैश्विक पूर्वानुमान लगाया है, तो आपका सही ऑप्शन होता है डी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन।
आज का अगला अपडेट है, सी इज ए चेंज मेकर परियोजना किस मंत्रालय से संबंधित है? ऑप्शन ए है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन बी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी है महिला और बाल विकास मंत्रालय और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग ने हर स्तर पर महिला प्रतिनिधियों के नेतृत्व कौशल में सुधार के लिए आयोग के अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम सी इज अ चेंज मेकर परियोजना के तहत 6 राज्यों के निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों जिनमें कि विधायकों को लिया गया था के लिए लैंगिक जिम्मेदार शासन यानी कि जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस पर एक कार्यशाला का आयोजन किया है। उद्घाटन समारोह में तेलंगाना के राज्यपाल और पुदुचेरी के उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा सुश्री रेखा शर्मा और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी की उप निदेशक दिशा पन्नू भी इस अवसर पर उपस्थित थी। तो यहाँ पूछा गया है कि सी इज़ अ चेंज मेकर परियोजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, महिला और बाल विकास मंत्रालय। आज का अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 सितंबर, ऑप्शन बी है 15 सितंबर, ऑप्शन सी है 17 सितंबर और ऑप्शन डी है 24 सितंबर। तो जानते हैं दुनिया भर में 15 सितंबर के दिन को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देना। दरअसल अंतर संसदीय संघ यानी कि IPU द्वारा 15 सितंबर 1997 के दिन लोकतंत्र पर सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया गया था। इस दिन के महत्व को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। इसके पश्चात वर्ष 2008 से ही प्रतिवर्ष इस दिन को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पण के साथ मनाया जा रहा है। तो यहाँ पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कितने को मनाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, 15 सितंबर। आज का अंतिम अपडेट है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए फर्स्ट है आपका कि वर्ष 2030 तक विश्व मानकों की तुलना में भारत में लॉजिस्टिक की लागत में कटौती करना। ऑप्शन 2 है आपका कि वर्ष 2030 तक 25 शीर्ष देशों में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग में सुधार लाना। ऑप्शन तीसरा है आपका कि प्रभावी लॉजिस्टिक इकोसिस्टम के लिए डाटा आधारित निर्णय समर्थन की संरचना करना। तो यहाँ पर आपका उपरोक्त में से कौन सा इन लक्ष्यों में शामिल है? तो ऑप्शन ए कहता है 1 और 2, ऑप्शन बी कह रहा है 2 और 3, ऑप्शन सी कह रहा है 1 और 3 और ऑप्शन डी कह रहा है 1, 2 और 3। तो यहाँ पर जानते हैं हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी है। नीति के तहत लॉजिस्टिक सेवाओं में कुशलता लाने के लिए एकीकृत लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, मानकीकरण, निगरानी के तंत्र और कौशल विकास की शुरुआत होगी। इस नीति के तहत लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और उसमें लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विस्तृत कार्य योजनाओं को शामिल किया गया है। उसके लक्ष्य इस प्रकार हैं। पहला है वर्ष 2030 तक विश्व मानकों की तुलना में भारत में लॉजिस्टिक की लागत में कटौती करना। लक्ष्य दूसरा है 2030 तक 25 शीर्ष देशों में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग में सुधार लाना। और तीसरा है आपका कि प्रभावी लॉजिस्टिक इकोसिस्टम के लिए डाटा आधारित निर्णय समर्थन की संरचना करना। तो इस प्रकार से आपके तीनों ऑप्शन सही होते हैं और सही ऑप्शन होता है आपका डी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो इनका सही ऑप्शन था दिलीप टर्की, जिन्हें हॉकी इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। अब समय आज के क्वेश्चन पूछने का। तो आज का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि AGI या हिंदी में कहा जाए तो भारत के महान्यायवादी का जिक्र किया गया है? किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।